कुछ देर बाद आर्या वो कैरी बैग अपने हाथ में लेकर एक रूम में होती है। वो एक लाइट पिंक कलर का वन पीस था जो दिखने में काफी सुंदर था, पर उतना ही रिवीलिंग भी। उसे देख आर्या कुछ देर सोचने के बाद एक मुस्कुराहट के साथ बोलती है, तुम मुझे गिराना चाहते हो ना रिधांश रणावत, तो ठीक है, अब तुम जो कर सकते हो करो, मैं भी देखती हूँ कि तुम किस हद तक गिर सकते हो। इतना बोल वो उस ड्रेस को लेकर वॉशरूम में चली जाती है। कपड़े बदलते वक्त उसके हाथ कांप तो रहे थे, पर उसकी आंखों में डर की जगह एक अजीब सा जुनून था। इस कपड़े का एक एक धागा रिधांश की गंदी नीयत को बयां कर रहा था, पर आर्या ने तय कर लिया था कि वो आज पीछे तो नहीं हटेगी किसी भी कीमत पर। उसने मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखा और गहरी सांस ली, जैसे वो किसी मौत के कुएं में कूदने की तैयारी कर रही हो। रूम के बाहर से आती हल्की आवाज़ें उसे याद दिला रही थी कि उसके पास वक्त बहुत कम है और दुश्मन बिल्कुल भेड़िए की तरह बाहर उसका इंतजार कर रहा है। वो इस शतरंज की बाजी में सिर्फ एक प्यादा बनकर नहीं रहना चाहती थी, बल्कि बाजी पलटने का प्लान बना रही थी। वो वॉशरूम के अंदर लगे बड़े से मिरर में जब उसने खुद को देखा तो उसे अपनी ही किस्मत पर हंसी आ गई। रिधांश ने ये ड्रेस सिर्फ उससे शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उसके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने के लिए दी थी। आर्या ने ड्रेस की जीप ऊपर खींची और उसकी सरसराहट से पूरे वॉशरूम में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वो जानती थी कि इस पूरे होटल में इस वक्त कोई भी उसका अपना नहीं है, और अगर आज वो कमजोर पड़ी तो रिधांश उसे हमेशा के लिए, उसके वजूद को हमेशा के लिए मिटा देगा। उसने गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठियां बेची और सोचा कि जो इंसान इतना नीचे गिर सकता है उसे उसकी औकात दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो इस खेल को उसी के तरीके से खेलने वाली थी, भले ही इसकी कीमत उसे अपनी हिचकिचाहट को मार कर चुकानी पड़े। हर एक गुजरता लम्हा उसके अंदर एक नया हौसला भर रहा था और अब डर धीरे धीरे नफरत में बदलता जा रहा था। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से वो ड्रेस पहनकर बाहर आई और रूम में मिरर के सामने खड़ी हो गई। उस ड्रेस में वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके गोरे और लंबे पैर हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे और उसकी क्लीवेज भी हल्की हल्की विजिबल थी, पर इस खूबसूरती के पीछे एक आग थी जो रिधांश को जलाकर राख कर सकती थी। ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक अननोन मैसेज फ्लैश होता है जिसमें लिखा होता है, तुम्हारी खूबसूरती आज तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है, जरा संभल कर बेबी डॉल। आर्या के दिल पर एक पल के लिए जोर से धड़का। उसने आसपास देखा, पर कमरे में उसके अलावा और कोई भी नहीं था, सिवाय एक अजीब सी खामोशी की जो आने वाले तूफान का इशारा दे रही थी। क्या इस होटल में रिधांश के अलावा भी कोई था जो उस पर नजर रख रहा था, या फिर ये रिधांश का ही कोई नया दिमागी खेल था? उसने मैसेज को डिलीट किया और मिरर में अपनी ही आंखों में देखा, जहां अब डर का कोई भी नामो निशान तक नहीं बचा था। उसकी नजरें एक कमरे के कोने में लगे एक छोटे से गुलदस्ते पर गई, जहां एक हल्की सी लाल लाइट ब्लिंक कर रही थी। वहां एक स्पाई कैमरा छुपा हुआ था जो सीधे रिधांश के फोन से कनेक्ट था, ऐसा आर्या को लग रहा था। आर्या ने जानबूझकर मिरर के सामने आकर एक ऐसी मुस्कुराहट बिखेरी जो भेड़िए को चकमा देने के लिए काफी थी, ताकि कैमरे के उस पार बैठा शख्स समझे कि वो डर गई है। वो जानती थी कि रिधांश इस वक्त उसकी हर एक हरकत पर नजर रखा होगा, पर उसे ये नहीं पता था कि ये कैमरा तो किसी और नहीं लगाया हुआ था। उसने अपने डर को एक गहरी सांस के साथ अंदर दफन किया और खुद को एक ऐसी जंग के लिए तैयार किया जहां तलवार नहीं बल्कि दिमाग चलने वाला था। उसका एक एक कदम अब नपातुला था और वो कोई भी ऐसी गलती नहीं करना चाहती थी जिससे रिधांश को जीतने का मौका मिले। लेकिन वो सब इग्नोर करते हुए टेबल से लिपस्टिक उठाकर उसे लगाते हुए, खुद को मिरर में देखते हुए, अपने हाई हील्स को पहनकर अपने बालों को ठीक करते हुए रूम से निकल जाती है। जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बाहर से बंद किया, पूरे कॉरिडोर में उसकी हील्स की टक टक आवाज गूंज उठी जो किसी वार्निंग की तरह बेल की तरह रिंग कर रही थी। वो अपने रूम से निकलते हुए सीधे लिफ्ट की तरफ चली गई और लिफ्ट का बटन दबाते ही उसके अंदर का डर एक बार फिर बाहर आने के लिए छटपटाने लगा था। लिफ्ट का
स्टील के दरवाजे पर उसकी धुंधली परछाई दिखाई दे रही थी, जिसमें उसकी खुली हुई पीठ और रिवीलिंग ड्रेस साफ बयां कर रही थी कि वो किस दलदल में उतर रही है। लिफ्ट जैसे जैसे नीचे जा रही थी, उसकी धड़कनों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि हर एक फ्लोर के बीतने के साथ वो रिधांस के जाल की ओर भी ज्यादा करीब पहुंचती जा रही थी। लिफ्ट जब ग्राउंड फ्लोर पर रुकी और उसके दरवाजे खुले तो सामने खड़ा होटल का एक स्टाफ उसे देखकर चौंक गया, पर आर्या ने अपनी नजरें नीचे नहीं होने दी। उसने अपने फेस पर एक सख्त और बेखौफ एक्सप्रेशन बनाए रखा, ताकि कोई भी उसके अंदर चल रही हलचल को भा भी न सके। कुछ देर बाद वो होटल के रिसेप्शन एरिया से निकलते हुए बाहर चली गई, जहाँ रिधांस का ड्राइवर कार लेकर उसका पहले से इंतजार कर रहा था। ड्राइवर ने जैसे ही आर्या को इस रूप में देखा, उसकी नजरों में एक अजीब सा गंदा झुकाव था, जिसने आर्या के बदन में गुस्से की एक ठंडक दौड़ा दी थी। वो उस गाड़ी में गेट खोलते ही बैठ जाती है और बिना ड्राइवर की तरफ देखे पीछे की सीट पर आकर टिक गई, जहाँ एक अजीब सी खामोशी पहले से ही बैठी हुई थी। गाड़ी के काले शीशे बाहर की दुनिया को धुंधला कर रहे थे और आर्या को ऐसा लगा जैसे उसे किसी पिंजरे में बंद करके ले जाया जा रहा हो। ड्राइवर ने मिरर से उसे 2-3 बार देखने की कोशिश की, पर आर्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपने आप को अंदर से मजबूत कर लिया, क्योंकि असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था। कुछ देर बाद वो ड्राइवर कार को शहर के सबसे बड़े क्लब द एलीट के सामने रोक देता है। आर्या एक नजर क्लब पर डालते हुए गेट खोलकर बाहर निकल जाती है। गाड़ी से उतरते ही शहर की चमकती हुई रोशनियां उसकी आंखों पर चौंधी आ गई थी, पर उन रोशनियों के पीछे छुपा अंधेरा साफ दिख रहा था। वो एक नज़र क्लब को ऊपर से नीचे तक देखती है। अंदर से म्यूजिक की आवाज़ अभी भी बाहर आ रही थी, जो सीधे दिल पर ठक ठक कर रही थी। उसके बाहर खड़े बाउंसर्स और आते जाते अमीर घरों के लड़के उसे इस हालत में देखकर आपस में कानाफूसी करने लगे थे, पर आर्या ने उन्हें ऐसे इग्नोर किया जैसे वो वहाँ थे ही नहीं। उसने अपनी हाई हील्स को जमीन पर थोड़ा जोर से टिकाया, जैसे वो खुद को यकीन दिला रही हो कि उसके पांव अभी भी जमीन पर ही हैं और वो किसी से डर कर भागने वाली बिल्कुल भी नहीं है। उसके अंदर एक हल्का सा डर था, लेकिन वो खुद को कॉन्फिडेंस देते हुए अंदर चली गई और जैसे ही उसने एंट्रेंस के भारी दरवाजे को पार किया, पूरा माहौल बदल सा गया था। अंदर की मध्यम लाल और नीली लाइट हवा में तैरती हुई महंगी शराब और सिगरेट की बू और टक टक करती हुई बेस की आवाज ने उसके सर में एक दर्द पैदा कर दिया था। लोग नाचे जा रहे थे, एक दूसरे में खोए हुए थे, पर आर्या की नजरें सिर्फ एक ही शख्स को ढूंढ रही थी, जिसे इस सारी आग का कुआं खोदा था। उसे एहसास था कि इस भीड़ में हर एक शख्स रिधांस का सुनने वाला हो सकता है, इसीलिए उसने अपना पर्स अपने सीने के पास थोड़ा कसकर पकड़ लिया था। उसके अंदर जाते ही एक वेटर, जिसे रिधांस ने पहले से ही आर्या के लिए रखा हुआ था कि जब भी वो क्लब में एंटर करे तो उसे रिधांस के वीआईपी रूम में लेकर आए। वो वेटर ने बिना कुछ बोले एक अजीब सी चालाकी भरी मुस्कुराहट के साथ आर्या की तरफ देखा और एक तरफ इशारा किया, जैसे उसे पता हो कि इस लड़की की आज क्या हश्र होने वाला है। वहीं आर्या भी उस वेटर को देख उसके पीछे चली जाती है और हर एक कदम जो वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा रही थी उसे मौत के कुएं की ओर भी ज्यादा करीब ले जा रहा था। कॉरिडोर में अंधेरा थोड़ा गहरा था और वीआईपी सेक्शन के दरवाजे पर लिखा था वीआईपी ओनली। जहां पहुंचकर वेटर ने दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर आर्या की सांस एक पल के लिए हलक में अटक गई थी। जैसे ही आर्या अंदर गई तो वहाँ काफी सारे लोग हो गए थे और आर्या को देख सभी उसकी खूबसूरती को देखते ही रह जाते हैं। सभी आपस में बोलने लगते हैं कि शायद यही रिधांस सर की गर्लफ्रेंड है। रूम में छाई मध्यम नीली और लाल लाइट्स उस पिंक ड्रेस पर पड़कर उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी, जिसे देखकर वहां मौजूद बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स और शहर के अमीर लड़के अपनी पलकें तक झपकाना भूल गए थे। आसपास चल रही धीमी सरगोशियों में सिर्फ आर्या के हुस्न की तारीफें थी और हर कोई एक दूसरे के कान में बस यही कुछ पूछ रहा था कि आखिर ये हसीना है कौन जो इस पूरे होश और आवाज के साथ रिधांस रणावत के साम्राज्य में एंटर हुई है। आर्या ने उन सबकी नजरें के गंदे झुकाव को साफ महसूस किया, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सा ठंडापन था जो उसके अंदर चल रहे तूफान को छुपाए हुए था।
लेकिन एक लड़की जो रिदांस के पास ही बैठी हुई थी और उसने काफी ज्यादा मेकअप कर रखा था। हालांकि दिखने में वो भी काफी सुंदर थे और उसने भी एक ब्लैक कलर का वन पीस पहन रखा था। वो आर्या को देख अपनी जलती हुई नजरों से उसे देखती रहती है और सबकी बातें सुनने से बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सबसे बोलती है, ये लड़की बस यहाँ सबको सर्व करने आई है और तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई कि इस लड़की को मिस्टर रणावत की गर्लफ्रेंड बताने की। उस लड़की की आवाज में इतना जहर और जलन थी कि पूरे वीवीआईपी रूम में चल रहा धीमा म्यूजिक जैसे एक पल के लिए पीछे छूट गया था और सभी के बीच एक सन्नाटा खिंच गया था। उसने अपने हाथ में पकड़ा ग्लास टेबल पर जोर से पटका, जिससे शराब की कुछ बूंदें बाहर छलक गई थी और वो आर्या की तरफ उंगली उठाते हुए सबको उसकी औकात दिखाने की कोशिश करने लगी। उसका गुस्सा साफ बयान कर रहा था कि वो रिदांस के इतने करीब किसी औरत को या फिर उसकी परछाई की भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है और आर्या की इस बेमिसाल खूबसूरती ने उसे अंदर से इनसिक्योर फील करा दिया था और वो पूरी तरह जल उठी थी। वहीं रिदांस, जिसने अभी एक ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी जिसके ऊपर के 2 बटन्स खुले हुए थे और साथ ही एक फॉर्मल पैंट और ब्लैक शूज पहन रखा था और वो अपने एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाकर हाथों में ड्रिंक के ग्लास लिए हुए किसी माफिया की तरह बैठा हुआ था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ आर्या पर टिकी हुई थी। वो उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसके बैठने का अंदाज और उसके चेहरे पर छाई खामोशी किसी शिकारी जैसी थी जो अपने शिकार को जाल में फंसा देखकर अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा हो। पर उसकी आंखों में एक अजीब सी लालिमा भी थी जो किसी बड़े धमाके का इशारा दे रही थी। उसने ग्लास में मौजूद शराब को हल्के से घुमाया, जहां बर्फ के टुकड़े आपस में टकराकर एक धीमी धीमी आवाज पैदा कर रहे थे, पर उसकी दरख्त जैसी नजरें आर्या के बदन पर आकर टिक गई थी। साथ ही साथ अंदर ही अंदर उसे ये सोचकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने ये ड्रेस आर्या को दी और उसने अपने फियांसे के लिए इसे पहन भी लिया और न जाने कितनी नजरों ने उसे ऐसे देखा होगा अभी तक। रिदांस ने दिमाग में चल रही जलन की आग इतनी तेज थी कि उसके हाथ की नसें साफ उभर आई थी, क्योंकि वो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था कि जो लड़की कभी सिर्फ उसकी हुआ करती थी आज वो किसी और के परिवार को बचाने के लिए इस हद तक गिरने को तैयार हो गई थी। उसे इस बात का दुख था कि आर्या ने उसके दिए हुए इस रिवीलिंग कपड़े को रद्द करने की जगह पहनना सही समझा था और जब उसने सोचा कि बाहर होटल के रिसेप्शन से लेकर यहाँ क्लब के अंदर तक कितने गंदे मर्दों की नजर आर्या को इस हालत में देखा होगा तो उसके अंदर का शैतान जैसे पूरी तरह जाग गया था। तभी आर्या रिदांस से एक लड़के के साइड में बैठने का पूछती है, लेकिन रिदांस जो पहले से ही गुस्से से तप रहा था वो उसे कोई भी जवाब नहीं देता है। आर्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूरे कॉन्फिडेंस से अपना सवाल दोहराने की कोशिश की, पर रिदांस ने अपने होठों को बिल्कुल सख्त बंद कर रखा था और उसकी तरफ इस तरह देखे जैसे वो अपनी नजरों से ही उसे राख कर देना चाहता हो। पूरे कमरे में उन दोनों के बीच का टेंशन इस कदर बढ़ गया था कि बाकी लोग भी अपनी सांसें रोककर अगले ही पल का इंतजार करने लगे थे, क्योंकि रिदांस की ये खामोशी हमेशा किसी बड़े तूफान के पहले का सन्नाटा होती थी। वहीं आर्या बिना कुछ सोचे उस लड़के के साइड में जाकर बैठ जाती है। जैसे ही वो उस सोफे पर बैठे रिदांस के हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास उसकी मुट्ठी में पकड़ इतनी ज्यादा कस गई थी कि लग रहा था कि वो अभी उसे चकनाचूर करके रख देगा। आर्या ने जानबूझकर रिदांस की जलन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए उस लड़के की तरफ एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, जैसे वो रिदांस को ये दिखाना चाहती हो कि वो उसके किसी भी दबाव या गुस्से से अब डरने वाली नहीं है। खेल अब और भी ज्यादा दंगेबाज मोड़ पर पहुंच चुका था, जहां एक तरफ रिदांस का अंधा गुस्सा था और दूसरी तरफ आर्या का आत्मसम्मान और उसका बदला। तभी वो लड़का आर्या को जब अपने साइड में बैठा हुआ देखता है तो उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है और वो आर्या को देखते हुए रिदांस से बोलता है, थैंक यू सर, मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने मेरे लिए इतनी खूबसूरत लड़की को मुझे सर्व करने के लिए अरेंज किया है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं आपका थैंक यू करूँ तो करूँ कैसे। उस लड़के की आंखों में छाई हवस और उसका बेहुदा तारीफ ने रूम के माहौल को और भी ज्यादा गंदा कर दिया था, जिससे वो आर्या को कोई लड़की नहीं बल्कि एक खिलौना समझ रहा हो। रिदांस के बाकी दोस्त भी धीमे धीमे हंसने लगे थे और उनकी ये बेहुदा हंसी आर्या के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह चुभने लगी थी, पर आर्या ने अभी भी अपने चेहरे को होश और आवाज को खोने नहीं दिया था, भले ही अंदर उसकी रूह इस जिल्लत से कांप उठी थी। इतना बोल वो आर्या के कंधों पर अपना हाथ रख देता है, जिसे देख अब तो रिदांस का सब्र जवाब ही देने लगा था।
जैसे ही उस गंदे हाथ ने आर्या के नंगे कंधों को छुआ, रिधांश के हाथ में पकड़ा महंगा शराब का ग्लास एक झटके में उसकी मुट्ठी के अंदर ही चकनाचूर हो गया था, जिससे उसकी हथेली से खून की एक धार बहने लगी थी। पर रिधांश को उस दर्द का एहसास तक नहीं था। उसकी आग उगलती हुई आंखें सिर्फ उस लड़के के हाथ पर टिकी हुई थी, जिसे काट देने का जुनून उसके सर पर सवार हो चुका था। पर पूरे रूम में एक ऐसी खामोशी छा गई थी जैसे किसी ने चलते हुए बॉम्ब का बटन दबा दिया हो, और हर कोई जान गया था कि अब यहाँ किसी न किसी की मौत तो पक्की ही है। तभी आर्या जब देखती है कि वो लड़का उसके करीब आ रहा है तो वो जल्दी से वहां से उठ जाती है, लेकिन अभी वो वहां से जा पाती वो लड़का उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी घिनौनी हंसी हंसते हुए उससे बोलता है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है मेरी जान, अभी तो तुम बस आई ही हो। चलो एक गेम खेलते हैं। अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरी 2 शर्तों में से एक शर्त को मानना होगा। या तो तुम इस रूम में बैठे हर एक आदमी को किस करो, या फिर मिस्टर रिधांश रणावत को किस करो। उस लड़के की पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्या की कलाई पर लाल निशान पड़ने लगे थे, और उसकी बेहुदा शर्त ने भी वीआईपी रूम के सभी मर्दों के अंदर के दरिंदे को जगा दिया था। लोग हूटिंग करने लगे थे, तालियां बजाने लगे थे, जैसे उन्हें किसी तमाशे का मजा मिल रहा हो, जबकि आर्या का दिल अब गुस्से और शर्मिंदगी से जोर से धड़क रहा था। उसे लगा कि उसकी ये शर्त सुनकर रिधांश को खुशी होगी, पर उसे क्या पता था कि वो जितना ही आर्या को देखेगा और उसे टच करेगा, उसकी मौत तो उसके और भी ज्यादा पास आती जाएगी। रिधांश जो अभी तक सोफे पर बिल्कुल शांत बैठा था, धीरे धीरे अपनी जगह से खड़ा होने लगा, और उसके खड़े होते ही पूरे रूम का तापमान जैसे माइनस में चला गया था। उसके खुले हुए बटन से उसकी छाती का उभार और उसके चेहरे का खौफनाक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जैसे कोई जख्मी शेर अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक झपट मारने के लिए तैयार हो रहा हो। वो लड़का अभी भी अपने ही धुन में मुस्कुरा रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि उसने मौत के सबसे बड़े सौदागर के शिकार पर हाथ डाल दिया है। आर्या जब सभी को देखती है तो वहाँ काफी सारे लोग थे, इसीलिए वो बिना रुके रिधांश के पास चली जाती है। उसने एक पल के लिए भी उन बाकी गंदे मर्दों की तरफ देखना गवारा नहीं समझा था, और अपने कदम सीधे रिधांश की तरफ बढ़ा दिए थे, क्योंकि वो जानती थी कि इस दलदल में अगर कोई उसे इस हाल में देख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ रिधांश ही है। रिधांश के बिल्कुल करीब पहुंचते ही उन दोनों की सांसें एक दूसरे से टकराने लगी थी, और आर्या ने अपनी आंखों में एक अजीब सा छलावा लेकर रिधांश के चेहरे की तरफ देखा, जहां गुस्से के साथ साथ एक अजीब सी तड़प भी साफ दिखाई दे रही थी। वहीं उसकी साइड में बैठी वो लड़की जिसका नाम अकायरा था, उसे ये देख आर्या पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसका तो मन हो रहा था कि वो आर्या को वहां से धक्का दे दे। अकायरा ने गुस्से में अपने नाखून अपने हाथों में गड़ा लिए थे, और उसकी लाल आंखें आर्या को जैसे जिंदा ही चबा जाना चाहती थी, क्योंकि वो रिधांश के इतने करीब किसी भी औरत को देख तक नहीं सकती थी। वो बस सही मौके का इंतजार कर रही थी कि कब रिधांश इस लड़की को धक्का देकर बाहर फेंके और वो आर्या को सबके सामने जलील कर सके। पर उसे नहीं पता था कि यहाँ बाजी पहले ही पलट चुकी थी। तभी रिधांश को एक फ्लैशबैक याद आता है। आज से करीब 5 साल पहले जब रिधांश इसी क्लब में इसी रूम में बैठा अकेले ड्रिंक कर रहा था, उस वक्त इस वीवीआईपी रूम की दीवारें इतनी महंगी नहीं हुआ करती थी, और न ही रिधांश के पास सास जैसा नाम और खौफ था। वो बस एक गुस्से से भरा लड़का था जो अपने बाप के माफिया साम्राज्य की छाया से निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने की जद्दोजहद में दिन रात एक कर रहा था। उस रात भी वो इसी तरह इसी हाथ में शराब का ग्लास लिए अपनी तन्हाई और नफरत को घूंट घूंट पी रहा था, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि दुश्मन की भेड़िए उसकी बूझ सुनते हुए क्लब के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। कमरे में मध्यम सरगोशी थी और रिधांश की नजरें किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, जब अचानक दरवाजा एक झटके से खुला और मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी वहां उसके दुश्मन में से एक अनिकेत अपने लोगों के साथ आते हुए उसके सिर पर गन रखते हुए उससे बोला, आखिर तू मिल ले गया मुझे, आज देख मैं तेरा क्या हाल करूंगा। अनिकेत की आंखों में जीत का घमंड था और उसके पीछे खड़े 4 हथियारबंद गुंडे रिधांश को हर तरफ से घेर चुके थे, जिससे बच निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिख रहा था। ठंडी और नुकीली गन की बाली जब रिधांश के माथे पर टिकी तो पूरे कमरे की हवा जैसे थम सी गई थी।
रिदांस ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई, पर उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो अनिकेत को जला रही थी, क्योंकि रणावत परिवार का खून मौत के सामने झुकना कभी नहीं जानता था। अनिकेत ने गन का ट्रिगर पीछे खींचा और ठीक उसी लम्हे जब लग रहा था कि सब खत्म होने वाला है, कमरे का दरवाजा एक बार फिर खुला और एक ऐसी परछाई अंदर एंटर हुई जिसने पूरी बाजी ही पलट दी थी। तभी वहां आर्या बिना डरे आते हुए रिदांस के सामने खड़ी हो गई और अनिकेत से बोली, मैं एंकी के लिए काम करती हूँ और मैं अपने बॉस के ऑर्डर पर रिदांस को यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ। उस 5 साल पहले वाले दौर में जब शहर के बड़े बड़े बदमाश भी एंकी के नाम सुनकर कांपते थे और उसकी इजाजत के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, तब एक ऐसी लड़की का सामने आना जो सीधे उस माफिया किंग पिन का नाम ले रही थी, सब जिसके सामने सबके होश उड़ जाते थे। आर्या के चेहरे पर डर का एक कतरा भी नहीं था। वो पूरे रौब और औकात के साथ उन हथियारों के बीच खड़ी हो गई थी, जैसे मौत उसके लिए कोई खेल हो। रिदांस ने उसे तब पहली बार देखा था और उसकी भोली शकल पर छुपी उस बेहद खतरनाक दिलेर को देखकर रिदांस की आंखों में एक अजीब सा ताज्जुब छा गया था। तभी अनिकेत उस पर बिलीव ना करते हुए उससे बोला, क्या तुम इस लड़के के साथ मरना चाहती हो? जिस पर आर्या कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए उससे बोली, देखा जाएगा कि कौन मरता है और कौन मारता है और कौन जीतता है। चलो एक गेम खेलते हैं। उसके बोलने का अंदाज इतना बेबाक था कि अनिकेत के आदमियों के हाथ हल्के से हिल गए, क्योंकि उन्हें अंदाजा नहीं था कि एक अकेली लड़की उनके पूरे झुंड पर भारी पड़ सकती है। आर्या ने अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक लेकर अनिकेत की तरफ एक कदम बढ़ा दिए और भेड़ियों के उस इलाके में वो किसी शेरनी की तरह उनकी ताकत को ललकार रही थी। उसका एक एक शब्द नपातुला था और वो जानती थी कि अगर इस वक्त उसने डर दिखाया तो अनिकेत उन दोनों की इस कमरे में आराम से उन्हें ढेर कर सकता था, क्योंकि उसके पास आदमी थे। इतना बोल वो 1 सेकेंड में उसकी गन लेते हुए उससे बोली, वो दोनों बारी बारी खुद को सूद करेंगे। अगर वो जीत गई तो वो रिदांस को अपने साथ लेकर चली जाएगी, जिसे सुना अनिकेत भी उसकी बात मान जाता है और दोनों ये गेम पूरे डेयर के साथ खेलने लगते हैं। रशियन रॉलेट का ये मौत का खेल इतना भयानक था कि हर एक बार जब गन का सिलेंडर घूमता और ट्रिगर दबता तो रिदांस की सांस एक पल के लिए रुक जाती थी। आर्या ने बिना हिचकिचाहट के गन अपने माथे पर रखी और क्लिक की आवाज आई। खालिद सिलेंडर। उसने गन अनिकेत की तरफ बढ़ाई, जिसके माथे पर अब पसीने की बूंदें उभर आई थी, क्योंकि वो समझ गया था कि ये लड़की दिमाग से पूरी तरह पागल है और अपनी जान की परवाह नहीं करती। लेकिन इसी बीच रिदांस अनिकेत के एक आदमी को शूट कर देता है और फिर रिदांस और आर्या मिलकर सभी के साथ फाइट करने लगते हैं और कुछ ही देर बाद वो वहां से आराम से निकल भी जाते हैं। जैसे ही अनिकेत का ध्यान भटका, रिदांस ने मौके का फायदा उठाकर टेबल पर छुपा हुआ अपना हथियार निकाला और एक के बाद एक दोनों गुंडों को ढेर कर दिया। उसके बाद पूरे वीवीआईपी रूम में जो अफरा तफरी मची थी, उसमें आर्या और रिदांस ने एक कमाल का तालमेल दिखाते हुए बाकी बचे हुए बदमाशों को धूल चटा दी थी। उन्होंने एक दूसरे के जिस्म पर आते हुए वार को रोककर तालमेल दिखाया था। वो किसी पुराने साथी जैसा लग रहा था और उस तूफानी रात के बाद ही उन दोनों की दास्तान शुरू हुई थी, जिसे आज रिदांस इस वक्त उन्हें दीवारों के बीच याद कर रहा था। वहीं हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जब रिदांस आर्या के कार में बैठा होता है और आर्या कार चला रही होती है, तो रिदांस आर्या को कार रोकने के लिए बोलता है और उससे पूछता है कि वो कौन है। तो आर्या हंसते हुए उसे बताती है कि उसे उसके दोस्त ने भेजा है, वो चाहे तो उसे कॉल करके पूछ सकता है। गाड़ी की पुरानी डैशबोर्ड की हल्की रोशनी में रिदांस की सक्की नजरें आर्या के चेहरे पर टिकी हुई थी, जो पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ बनाए हुए थी। रिदांस का जिस्म लड़ाई की वजह से थोड़ा थका हुआ था, पर उसका दिमाग अभी भी चालाक माफिया की तरह हर खतरे को नाप रहा था। जब उसने कॉल करने की बात सुनी तो उसे एहसास हुआ कि ये भोली सी दिखने वाली लड़की कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि इस खेल के रूल को अच्छे से जानती है। जिस पर रिदांस उससे बोला, अच्छा, लेकिन तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि मैं तो कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ। जिस पर आर्या ने उसे बोला कि उसे इस वक्त पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसके दोस्त ने बताया है कि वो रिदांस ही उसे पैसे दे सकता है। जिस पर रिदांस उसे बिना कुछ बोले उसे किस करने लगता है और फ्लैशबैक यहीं ख़त्म हो जाता है।
रिदांस ने तब तक उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उसे उस पुरानी गाड़ी के अंदर ही अपनी पकड़ में जकड़ लिया था और वो पहला किस उनके आने वाले तूफानी रिश्ते की शुरुआत थी। फ्लैशबैक का वो आखिरी लम्हा रिदांस के दिमाग में किसी बिजली की तरह कौंध गया था और उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली उसे 5 साल पुरानी वही खुशबू और वही जुनून अपने बिल्कुल करीब महसूस हुआ था। रिदांस अभी ये सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने होठों पर किसी के होठ महसूस होते हैं और जैसे ही उसे आर्या की होठ महसूस होते हैं तो वो बिना कुछ समझे उसे और भी ज़्यादा इंटेंस किस करने लगता है, क्योंकि वो अभी बहुत गुस्से में था और उसे अपने गुस्से को शांत करने के लिए आर्या चाहिए थी किसी भी कीमत पर। पूरे वीवीआईपी रूम में खड़े लोग उन दोनों को देखकर हक्के बक्के रह गए थे, जबकि अकायरा की आंखें तो गुस्से से लाल हो गई थी और उनमें हल्के हल्के आंसू भी आ गए थे। रिदांस ने अपनी घायल हथेली को आर्या के बालों में कस कर पकड़ लिया था, जिससे उसके बालों पर खून का लाल निशान छप गया था। पर इस वक्त उसे दुनिया की कोई भी परवाह नहीं थी। वो बस अपनी सारी जलन, अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत उस किस के जरिए आर्या के अंदर उड़ेल लेना चाहता था, जैसे वो उसे जता रहा हो कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। इसीलिए वो ये ध्यान नहीं देता है कि वो अभी कहाँ है। उसे बस ये दिख रहा था कि आर्या खुद जब स्टैंड ले रही है तो वो कैसे पीछे हट सकता था। जब आर्या ने उन गंदे मर्दों की शर्त को पूरा करने के लिए खुद रिदांस का चुनाव किया तो रिदांस के अंदर का पुराना आशिक और नया माफिया दोनों एक साथ जाग गए थे। वो जानता था कि आर्या ये सब मजबूरी में या किसी चालाकी के तहत ही कर रही है, पर उसके होठों का ये सहारा रिदांस को हर एक हद पार करने का हौसला दे गया था। उनके बीच चल रही इंटेंस किस कसमकस ने पूरे कमरे की धीमी धीमी म्यूजिक को जैसे बिल्कुल खामोश कर दिया था और हर कोई उन दोनों को इस खौफनाक और जुनूनी रिश्ते को देखकर लगभग कांप रहा था। तभी उसे याद आता है कि वो है कहाँ पर, क्योंकि वो लड़का रिदांस से बोल रहा था। होप करता हूँ मिस्टर रिदांस कि आपको मेरा गिफ्ट पसंद आया होगा। उस लड़के की बेहुदा और घमंड से भरी आवाज ने रिदांस को झटके से उस सुकून से बाहर खींच लिया था और उसकी लाल आंखें एक बार फिर उस लड़के पर आकर टिक गई थी जो अभी भी अपनी मौत को दावत ही दे रहा था। रिदांस जो एक बार खुद को काम कर चुका था, वो गुस्से से आर्या को अपने गोद में उठाते हुए वहां से सीधा बाहर लेकर निकल गया। उसने एक झटके में आर्या को ऊपर उठाया, जिससे उसकी पिंक ड्रेस हवा में हल्की सी लहरा गई थी और बिना उन बाकी लोगों की तरफ नजर डाले वो भारी कदमों से कमरे के दरवाजे को तोड़ते हुए लगभग बाहर निकल गया था, जबकि उसके बाउंसर्स ने उन गंदे लड़कों को घेर लिया था जिनका अंजाम तो अब बेहद खौफनाक होने वाला था। सो हेलो माय लिसनर्स, होप करती हूँ कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आई नो कि मैंने बोला था कि 40 to 50 मिनट का एपिसोड जाएगा, बट स्टिल 20 से 30 मिनट का ही आया। ऐसा क्यों है? तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब स्क्रिप्ट लिखी थी ना, तो मेरे को लगा था कि यार इतना तो 40 to 50 मिनट के लिए हो जाएगा, बट आज एक तो मुझे मच्छर बहुत ज़्यादा काट रहे थे एंड मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी, इसलिए मैंने ना काफ़ी जल्दी मैंने एक्सप्लेन किया है। हालांकि इतना भी जल्दी तो नहीं किया है, बट किया है। तो मैं इस चैप्टर को आराम से 40 to 50 मिनट के बीच में ले जा सकती थी, बट स्टिल क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा आज मच्छर काट रहे थे, ऊपर से आज मेरा मूड भी थोड़ा ऑफ था क्योंकि मेरा ईयरबड आज ख़राब हो गया था। तो सुबह से ही मेरा मूड थोड़ा ख़राब था, तो इसीलिए सॉरी एवरीवन। 20 to 30 मिनट गाय मैं कर पाई हूँ। होप करूँगी कि नेक्स्ट टाइम से थोड़ा बड़ा एपिसोड लेके आऊँ। आई नो कि आपको बड़े एपिसोड्स पसंद है, बट वॉइस ओवर करने वाले इंसान को पता होता है कि वो कैसे करता है। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, बट हम फिर भी मेंटेन करके सब कुछ वॉइस ओवर करते हैं। सो प्लीज़ यार, अगर मेरे को टाइम मिलता तो मैं आपको दे ही देती हूँ 30 से 40 मिनट का एपिसोड। सो अभी फ़िलहाल आप मैनेज कर लो, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा लंबा एपिसोड हो जाए आपका। बाकी थैंक यू कि आपने कल मैनेज किया गाइज। मैं सोच रही थी कि कैसे आप मैनेज करोगे, क्योंकि रेगुलर एपिसोड्स के लिए मैंने बोल रखा था, फिर मैंने कल गैप कर लिया। मैंने कल गैप तो आपको बता ही दिया था कि इसलिए किया था, क्योंकि मुझे अपने दूसरे चैनल की स्टोरी को अपलोड करना था। सो एंड गाइज, मैंने एक कल वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने अपने थॉट्स को रखा था, तो अगर आपने अभी तक उसे ना सुना हो तो प्लीज़ जाके सुन लीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, मैं इस वीक में एक पोल डालने वाली हूँ स्टोरी के रिलेटेड, तो प्लीज़ आप पोल में वोटिंग कर दीजिएगा।
बाकी थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।